हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च हब। आज से हम साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी चल ही रहा है, तो क्लास 9th की ज्योग्राफी चल रही है और इसके साथ साथ साइंस स्टार्ट आज से की गई है। और इसके अलावा मैथ्स है और भी हिस्ट्री है, पॉल साइंस है। तो जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं सारे 1 बाय 1 आपके कवर किए जाएंगे। तो साइंस हो या अदर सब्जेक्ट्स हों, सभी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक इस चैनल पर आपको एकदम फ्री उपलब्ध होंगे। बस आप मुझे मोटिवेट करते रहें। मोटिवेशन क्या है आपका? आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 8 एनसीईआरटी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपको ये हेडिंग बता रही है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में 3 वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। एक तो क्रॉप है, दूसरा प्रोडक्शन है और तीसरा मैनेजमेंट है। तो इन तीनों वर्ड्स को पहले अलग समझेंगे, फिर कलेक्टिवली समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया हो, यानी कि कोई खेत, वहाँ पर सेम टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ये जो बुक की डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेम टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है लार्ज नंबर में, उसको हम क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। जनरली ऐसा होता है कि सेम टाइप ऑफ, बट आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि सेम टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, ज़्यादातर सेम टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, बट बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको दूसरे प्लांट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो डेफिनेशन है वो सही है अपनी जगह पे। तो डेफिनेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में, एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर एरिया में सेम टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। अब उसके बाद सेकंड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादित की जाती है, उसका उत्पादन होता है। तो प्रोडक्शन तो इसका हो ही रहा है, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, दलहन तिलहन कुछ भी हो, ऑयल सीड्स हो, है ना। तो ये कुछ भी हो, तो इनका प्रोडक्शन तो हो ही रहा है। एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन तो आपने कर लिया, क्रॉप प्रोडक्शन के एक प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है, तब जाके आपको फाइनली क्रॉप मिलती है। और उसके बाद उसको मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपने क्रॉप का प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद आपको कैसे उसको बेचना है ना, कहाँ पर किसान जो फार्मर होता है तो उसको स्टोर करना है। हमारे यहाँ जो भी क्रॉप्स होती हैं उनको FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये खरीदता है, तो ये भी स्टोर करता है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, कैसे स्टोरेज होता है इनका, और स्टोरेज में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, PDS कैसे वर्क करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। राशन की दुकान होती है जहाँ पर जो लोग होते हैं उनको सस्ता गेहूँ चावल ये सब मिलते हैं। तो ये चैप्टर जो फोकस्ड होगा वो क्रॉप प्रोडक्शन पर होगा, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोसेसेस से गुजरेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, अब जैसे कोई खेत है, आपको उसमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले उस खेत में आपको क्या करना पड़ेगा? सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि सॉइल को उस लायक बनाना पड़ेगा जिसमें कि क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा सके। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है? उसको आपको प्लो करना पड़ेगा। अब प्लोइंग क्यों करनी पड़ती है? प्लोइंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सॉइल जो है वो लूज़ हो जाएगी। जब सॉइल लूज़ हो जाएगी तो फिर बीच बीच में क्या स्पेस हो जाएगा, वाटर को ईजिली वो अब्जॉर्ब कर पाएगा, एयर अंदर तक पहुंच जाएगी, रूट्स तक। जब एयर रूट्स तक पहुंच जाएगी तो वहाँ पर नाइट्रोजन
को अब्जॉर्ब किया जा सकता है ईजिली, है ना, राइजोबियम एक्सेट्रा, यू नो वेरी वेल अबाउट दीज ऑल, बाद में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। सेकंड सॉइल प्रिपरेशन हो गया। सेकंड क्या है, फिर आपको जो भी आप बोना चाहते हो वो बोगे, यानी कि सेकंड इज सोइंग, SOWING, सोइंग करना पड़ेगा आपको। उसके बाद थर्ड क्या करना पड़ेगा आपको, सोइंग के बाद फिर आपको इरिगेशन करना पड़ेगा, उसमें आपको फर्टिलाइज़र जो भी डालने हैं वो डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा और फाइनली आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग का मतलब कटिंग दी क्रॉप्स, आपको क्रॉप्स को कट करना होगा, तब जाके फाइनली आपको वो प्रोड्यूस मिलेगा, आप उसको मार्केट में बेच पाओगे और तब जाके पैसा मिलता है। तो एग्रीकल्चर आपको मालूम होगा, एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ दो चीज़ें आती हैं, ये एग्रीकल्चर समझ लेते हैं हम पहले। एग्रीकल्चर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, so this is the part of agriculture, and another part of agriculture is what, that is livestock, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में गाय, भैंस, बकरी, ये सब पालना, तो ये दोनों एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं, तो ये एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर में लिखा हुआ है, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो आप भी अगर शहर में रहते हो तो गांव जाते होगे, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलती होंगी। तो ये भी कोई शहरी लड़का है तो वो जाता है अपने गांव। सो देयर अंकल इज़ अ फार्मर, वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी। अब ये खुरपी क्या होता है भाई, सिकल क्या होता है, सॉल क्या होता है, प्लो क्या होता है, ये सब वो एक फील्ड में देखता है। खुरपी इस तरीके की शेप होती है, आपने शायद देखी हो, ये मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ये होती है खुरपी। इससे क्या होता है, इससे मिट्टी को ऊपर से खोदना हो तो ईजिली खोदा जा सकता है, घास हटानी हो तो वो हटाई जा सकती है, यानी कि वीडिंग इससे ईजिली की जा सकती है। अब वीडिंग क्या होता है वो आपको आगे बताया जाएगा। सिकल, सिकल तो इस तरीके से होता है, ये आपका है ना, ये क्रॉप्स को काटने के काम आता है, तो ये सिकल है। इसी तरीके से सोअल होता है, प्लो होता है ना, ये भी वहाँ पर खुदाई के काम आते हैं। तो ये सब टूल्स, क्योंकि आपको अगर एग्रीकल्चर करनी है किसी को तो फिर क्या है, ये टूल्स तो होने ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्या है, खुरपी है। खुरपी का अभी आपको बताया है, जैसे घास छीलनी है तो उसमें काम आ जाता है। उसके अलावा ऊपर से अगर मिट्टी को, जैसे प्लांट होता है, प्लांट के आसपास से मिट्टी हट जाती है तो उस मिट्टी को खोद के प्लांट के रूट बंद कर दी जाती है, प्लांट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसकी स्टेम दबा दी जाती है अच्छी तरीके से, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर पाए प्लांट, है ना। सिकल होता है, वो किस लिए काम आता है, सिकल काटने के, फसल को काटने के काम आता है। जो प्लो होता है वो किस काम में आता है, प्लो खेत की जुताई जो होती है, यानी कि सॉइल को लूज़ किया जाता है, उस काम में आता है। तो ये सब सोवल भी इसी काम में आता है। तो ये सब टूल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कामों में आते हैं। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। बिल्कुल पता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है। फूड क्यों चाहिए होता है, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। तो दो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि ये अपना फूड खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कैसे बना लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं।
तो वो क्लोरोफिल इनमें होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर अवेलेबल हो, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो, तो उस इन सब की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड बनाया है वो दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस, यानी कि फोटो का मतलब यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिंथेसिस का मतलब कुछ बनाया जा रहा है, कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड बना पाते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। आगे देखते हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कभी सुना है भैया आपने कि कोई आदमी अपना खुद से खाना बना? हाँ भैया, तो गलत कंफ्यूज मत होना, घर पे खाना बनाना वो एक अलग बात होती है। तो गेहूँ आपकी बॉडी में बन रहा हो, नथिंग इज सो, आपको बाहर से लाना पड़ता है। यानी कि आप खुद ब खुद आपकी बॉडी में इनका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। यानी कि आपको अंडे चाहिए तो मुर्गी से मिलेंगे, आपको बतख से मिलेंगे, आपको गेहूं चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, खेत से मिलेगा, प्लांट्स से मिलेगा। सो यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके प्रोड्यूसेस आपको मिलते हैं और उनसे आप घर पे आमलेट, अंडे जो भी बना रहे हो, आमलेट बना रहे हो या घर पे चिकन बना रहे हो या आप वेजिटेरियन हो तो उस हिसाब से खाना बना रहे हो, तो एनिमल्स और प्लांट से ही आपको मिल रहा है ना। सो यू कैन नॉट मेक योर फूड ऑन योर ओन, मतलब आप खुद से नहीं बना सकते हो। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, अभी आपको बताया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, अभी आपको बताया था, क्या बताया था, याद करो, एनर्जी चाहिए होती है। किस लिए, वर्क करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, है ना। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, पढ़ते हो तो उसमें भी एनर्जी चाहिए, मेंटली वर्क हो या फिजिकली वर्क हो, मेंटल और फिजिकल डजंट मैटर, कोई भी वर्क हो। अगर आपकी बॉडी में इवन आप ब्रेथ करते हो, सेल में जो प्रोसेसेस होते हैं, तो सेल भी जो प्रोसेस करता है उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो क्या लिखा है, वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो पहला क्या, डाइजेशन, यानी कि आपने जब फूड खाया तो फिर क्या होता है, आपके माउथ से स्टार्ट होता है, यानी कि सलाइवा से स्टार्ट होता है, सलाइवा मिक्स होता है, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स से होते हुए फाइनली डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब जैसे फूड डाइजेस्ट हुआ, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा, वो कहाँ पर जाते हैं, सेल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सेल में। सेल में पहुंच जाते हैं। सेल में एक ऑर्गेनेल होता है, सेल के अंदर सेल का अपना खुद का एक पार्ट होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, कॉन्ड्रियन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियन होता है, ये क्या करता है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको डाइजेस्ट करता है और एनर्जी फॉर्म करता है। वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन क्या है, जब आपने ऑक्सीजन ली और जो भी आपने ग्लूकोज लिया, यानी कि जो भी आपने फूड लिया, तो वो सेल में पहुँच रहा है फूड, साथ में ऑक्सीजन पहुँच रही है और वहाँ पर कंबशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी आप यूटिलाइज कर पाते हो। समझ में आपको आया होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी, आपको मालूम होगा कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि कंबशन का मतलब किसी भी चीज़ का जलना, तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। So we get our food from plants or animals or both.
तो इसमें तो डाउट है ही नहीं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब सबको फूड चाहिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। हम इंसान हैं, हम लोग हैं, तो हमें भी चाहिए भाई। तो इतने लोगों को फूड कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है इतने लोगों को फूड? तो इसके पीछे आंसर है, इसका आंसर है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर। यानी कि लार्ज अमाउंट में हम प्रोडक्शन करते हैं। हमारे यहाँ की आज भी मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। यानी कि ये हम सब के लिए काम करते हैं, जिससे हमें खाने को मिल पाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, तो ये उसी का आंसर है। लार्ज स्केल जो एग्रीकल्चर होती है उसी में किया जाता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, रेगुलर प्रोडक्शन। यानी कि आपने ऐसा सुना होगा कि हर साल जो फार्मर होते हैं प्रोडक्शन करते हैं, खेती करते हैं, तो उससे तभी तो उनको पैसा मिल पाता है और हम लोगों को क्या मिल पाता है? जो फूड चाहिए होता है वो मिल पाता है। तो एक रेगुलर प्रोडक्शन होता है। सेकंड, प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रोडक्शन तो हो गया, उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। कौन खरीदेगा क्रॉप्स को, कैसे खरीदेगा, जो फार्मर है उनको प्रॉपर जो उचित रेट है वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं उनके। तो ये सब पूरा मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए हमारे यहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं कंट्री में, गवर्नमेंट इसके लिए काम करती रहती है। एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहीं पर वीट ज़्यादा होता है तो कहीं पर राइस ज़्यादा होता है, तो कहीं पर एप्पल ज़्यादा होते हैं तो कहीं पर ऑरेंज ज़्यादा होते हैं, कहीं पर नट्स ज़्यादा होते हैं तो कहीं पर कुछ और ज़्यादा होता है। सब जगह अलग अलग होता है। तो जब सब जगह अलग अलग होता है तो फिर आपको जो ज़रूरत, जैसे आप दिल्ली में हो मान लो, या कहीं पर भी हो, आप दिल्ली में हो तो वहाँ पर क्या है, आपको सब चीज़ें खाने को मिल जाती हैं लगभग। आपको एप्पल भी मिल जाता है, आपको ऑरेंज भी मिल जाता है, आपको वीट भी मिल जाता है, आपको राइस भी मिल जाता है, आपको चने भी मिल जाते हैं, आपको मटर भी मिल जाती है, आपको मसूर भी मिल जाती है, आपको तिल भी मिल जाता है, आपको सब कुछ मिल जाता है दैट यू वांट। वो कैसे? क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कोई तो चाहिए। गरीब लोग हैं, वो उस रेट पर, मार्केट रेट पर नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके लिए पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उनको सस्ता अनाज मिलता है। तो ये पूरा गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना के रखा है। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 बीसी का मतलब आप समझते होंगे, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है कि 10,000 साल उससे भी पहले पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, एक जगह वो स्थायी नहीं रहते थे। सो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। क्योंकि क्रॉप करते नहीं थे, जब खेती नहीं करेंगे तो अब वहाँ पर रहें। अब खेती में क्या है, खेती करते हैं तो वहाँ पर इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि क्रॉप्स तो कोई 1-2 दिन में तो होती नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है, 5-6 महीने लग जाते हैं। और दूसरी क्रॉप करनी है फिर उस पर 5-6 महीने लग जाते हैं। तो पूरे साल एक जगह रहना पड़ेगा ना, तो इसलिए एक जगह रहना पड़ता है। बट उस टाइम पे एक एग्रीकल्चर तो होती नहीं थी, तो फूड भी उनके पास नहीं होता था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए घूमते रहते थे। आज जैसे यहाँ पर इस जंगल में रह रहे हैं तो अभी इनको यहाँ पे खाने को मिल रहा है, दूसरी जगह निकल जाते थे फिर वहाँ खाने को मिलता था। और शेल्टर भी बदलते रहते थे, रेनी सीजन में कहीं और, विंटर सीजन में कहीं और, समर सीजन में कहीं और। तो ये नोमैडिक लाइफ जीते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसा लिखा है इसमें, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops, thus was born agriculture। मतलब इस तरीके की क्रॉप्स वो करने लगे, राइस है, वीट है,
अदर क्रॉप्स। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया एग्रीकल्चर। सो दिस इज ऑल कॉल्ड एग्रीकल्चर। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अभी आपको ये सेम डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक तरीके के, है ना, एक तरीके के, चने का खेत है तो उसमें चने का खेत है, तभी तो वो चने का खेत है, उसमें चने लगे होंगे। गेहूं का खेत है तो भाई गेहूं ही लगे होंगे उसमें, है ना, उसमें नारियल तो लगे नहीं होंगे। तो इस तरीके से सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, है ना, एक ही खेत होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया और थोड़ा सा 15 किलोमीटर बाद लगा दिया, थोड़ा सा फिर 50 किलोमीटर बाद लगा दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। तो एक खेत होगा ना, इसीलिए हमारे यहाँ क्या किया जाता है, भूमि सुधार किया जाता है। तो भूमि सुधार में क्या होता है, अगर मान लीजिए खेत कहीं किसी के दूर दूर छोटे छोटे खेत हैं, तो उनको सबको इकट्ठा करके उनको एक जगह दे दिया जाता है। इसीलिए दे दिया जाता है कि एक जगह वो ईजिली क्रॉप प्रोडक्शन कर पाए। कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। अब ऐसा तो है नहीं कि मटर के 2 प्लांट लगा दिए, उसमें 4 फली निकल आई, मतलब 5-6 दाने निकल आए, किसान खुश हो जाए, ऐसा तो है नहीं भाई। तो सिंपल आपको ये बता रही है, लार्ज स्केल में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको याद हो गई होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। याद नहीं होगी ऐसा हो नहीं सकता, वैसे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, है ना। अभी आपको बताया व्हीट है तो व्हीट ही है ना, तभी तो व्हीट का फील्ड है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, गेहूं वगैरह, दाने, वेजिटेबल्स तो आप जानते होंगे, कभी ना कभी तो आपने खाई होंगी ज़िंदगी में, एंड फ्रूट्स, ये भी आपने देखे होंगे, मुझे विश्वास है। सो दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, आपको पता, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है इंडिया का। और भाई कितना चाहिए, इतना वास्ट है कंट्री हमारा। तो उसमें डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं। ज्योग्राफी की सीरीज उसमें मैंने बनाई है, तो क्लास 9th की, तो उसमें अच्छी तरीके से समझा रखा है कहाँ कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ फिजिकल फीचर्स में। कहीं पर माउंटेन्स हैं, तो कहीं पर प्लेन्स हैं, तो कहीं पर कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यू है ना। तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, अब देखो हिमालय वाले रीजन में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। अब आप थार डेजर्ट में चले जाओ, वहाँ पर टेम्परेचर हाई है। आप कोस्टल रीजन में चले जाओ, टेम्परेचर मॉडरेट है। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी है। अभी आपको बताया थार डेजर्ट, वो डेजर्ट इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है। और अगर आप कोस्टल रीजन में चले जाओ, अंडमान एंड निकोबार में, लक्षद्वीप में चले जाओ, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि रहना मुश्किल हो जाता है ना। एंड रेनफॉल, कहाँ, चेरापूंजी, मौसिनराम मेघालय में है आपका, तो वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, मोर देन 11,000 मिलीमीटर, इतनी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर। और बेचारा थार डेजर्ट लेस देन 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिफरेंस। देख पा रहे हो कितना ज़्यादा वेरिएशन है, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली देर इज अ rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, 2 broad cropping patterns can be identified. These are here. First is what? अब 2 यहाँ और भी होते हैं, बट यहाँ पर आपकी किताब में 2 ही दे रखे हैं, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज खरीफ क्रॉप्स। अब ये खरीफ क्रॉप्स जो हैं ये रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं। कब की जाती हैं? रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन कब होता है भाई, ये भी बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना पड़ेगा ना। सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स।
द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, इसी टाइम पीरियड में ये होती हैं, यानी कि इनको जून जुलाई में बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में फिर वो रबी वाली आ जाएंगी, उनको भी बोना पड़ता है। अब इसमें आता क्या क्या है, इसमें पैडी है, पैडी बोले तो चावल की बात कर रहे हैं, धान की बात कर रहे हैं, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, तो ये सब क्या है, ये खरीफ क्रॉप्स है। सिंपल है कि नहीं है, ये इनको एक बार आपने अगर देखे होंगे खेतों में तो आपको याद करना ही नहीं है, वरना ये एक बार याद कर लेना कि खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन आते हैं, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, और आप अगर नहीं कर पाएंगे तो इससे आपको बड़ा दुख होगा, होना भी चाहिए। राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स। कब होती हैं, विंटर सीजन में होती हैं भाई, ये याद रखना। वो किस में थी, वो थी रेनी सीजन में, और ये किस में है, विंटर सीजन में। विंटर कब, अक्टूबर से मार्च के बीच में, तो इनको अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर भी कहीं लिखा है तो वो भी सही है, पीछे मत पड़ जाना भाई कि मैंने तो अक्टूबर नवंबर पढ़ा था, आपने नवंबर दिसंबर कैसे लिख दिया। नहीं भाई, इसमें कोई गलती नहीं है, कहीं पर आपको नवंबर दिसंबर मिल जाएगा लिखा, कहीं पर अक्टूबर नवंबर, ये वेरिएशन होता रहता है इसमें, ठीक है। ये किताब से एक किताब से दूसरी किताब में ये वेरिएशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। अब इसमें भाई क्या क्या आता है राबी क्रॉप्स में, इसमें वीट यानी कि गेहूँ, ग्राम यानी कि चना, पी यानी कि मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है। बिसाइड्स दीज पल्सेस Besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा एक और टाइप होता है जिनको हम जायद क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स में क्या होता है, ये ककड़ी है, खीरा है, ये मई जून वाला जो टाइम होता है उस टाइम में इनको बो लिया जाता है। जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, खरबूज है, ये सब बोए जाते हैं। उस टाइम पे आपको पता होगा कि जब गर्मी, मतलब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, लू चल रही होती है, उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिकने आती हैं मार्केट में, आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में ठेले वाला आता है बेचने के लिए ना, साइकिल पे भी आ जाता है। तो ये सब क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, क्योंकि पैडी को क्या चाहिए होता है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है ना, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और विंटर में कौन सा पानी उनको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था आंसर इसका, देखो पहली बता रही है कुछ, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. तो there are many activities जो आगे बताई जाएंगी आपको। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो घर पे लगाते हो ना गमला, गमला नहीं लगाते हो भैया, गमले में पौधा लगाते हो, ठीक है। तो गमले में आपने प्लांट लगाया, तो वो कैसे लगाते हो, आप पहले गमले में मिट्टी डालते हो, यानी कि सॉइल प्रिपरेशन करते हो ना सॉइल की, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हो, आप सीड डालते हो या सीधा प्लांट लगाते हो। तो सीड डालोगे तो आपने सोइंग कर दी वहाँ पे, उसके बाद जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है फिर उसमें आप मैन्योर वगैरह डालते रहते हो। फर्टिलाइज़र नहीं डालते हो आप घर पे, लेकिन फर्टिलाइज़र खेतों में डाला जाता है मैन्योर के साथ साथ, तो ये सब डालते हो। पानी भी देते हो, यानी कि पानी देते हो, इसको इरिगेशन बोलते हैं। वाटरिंग द प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। और उसके बाद इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस करते हो, है ना। सो यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। दीज एक्टिविटीज और टास्क्स आर रिफर्ड
टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आपको बताया था। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड इज व्हाट, सोइंग यानी कि बीज को बोना। थर्ड इज व्हाट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर या फर्टिलाइजर डालना। अब आप समझ रहे होंगे, आप फिर आपको डाउट होगा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है। मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है, यानी कि आपके घर के आसपास या घर पे पेड़ पौधे लगे हों या घर पे जो भी कूड़ा निकलता है, गीला कूड़ा, तो उसको आप इकट्ठा करके क्या करते हो, एक गड्ढे में दबा देते हो। गड्ढे में जब उसको कुछ टाइम के लिए दबा दिया जाता है तो वो सड़ जाता है और उसके बाद वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में, तो वो होता है मैन्योर। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं जो कि प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं, चाहिए होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। आफ्टर दैट इरीगेशन, इरीगेशन आपको पता है, वाटरिंग दी प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड इरीगेशन। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब भाई आपने कई खेतों में देखा होगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि वीट है, अब यहाँ पर वीट के प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन वीट से ज़्यादा तो उसमें वीड्स लगे हुए हैं, यानी कि जो गेहूं के प्लांट है उनसे ज़्यादा तो उसमें खरपतवार लगी हुई है, उल्टे सीधे प्लांट लगे हुए हैं, तो अब उनको हटाना भी तो ज़रूरी है भाई। तो उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। और जो केमिकल्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं। ठीक समझ में आया, प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग, बट जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग दी क्रॉप्स। अब क्रॉप से उनको कट भी तो किया जाएगा, काट के फिर उनको थ्रेसर में ले जाया जाता है, थ्रेस कर लिया जाता है उनको। थ्रेसिंग में क्या होता है, उसमें जो चाफ होता है वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन होता है वो अलग हो जाता है। तो ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस में होता है। उसके बाद स्टोरेज। अब भाई आपने पूरी साल मेहनत की, ठीक है, और आपको वो पर्टिकुलर जो भी आपको चाहिए थी क्रॉप वो मिल गई। अब उसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से स्टोर नहीं कर पा रहे हो। जब आप उसको अच्छी तरीके से स्टोर नहीं कर पाओगे तो फिर ये सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि आपने ऐसी जगह रख दी है, पानी बारिश हुई, सारा गीला हो गया, सड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर स्टोरेज, यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में साइलोज होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके के साइलोज आपको देखने को मिलेंगे इस शेप में बड़े बड़े ये टैंक होते हैं जिनमें कि भर के रख दिया जाता है। बट इंडिया में कहाँ, हमारे यहाँ जो स्टोरेज होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, वो ऐसे कमरे बने हुए हैं उनमें कर देती है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना। तो इसमें हर पॉइंट डिटेल्स में आपको बता रखा है, वो हम आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो पहले तो आपको वो ज़मीन तैयार करनी होगी ना। आपने ज़मीन तैयार की तभी आप उसमें कुछ उगा सकते हो। तो ये फिल्मी डायलॉग है भाई, पता होगा आपको, पहले ज़मीन तैयार करो, उसके बाद जो भी आपको क्रॉप चाहिए वो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इन इट। अब तो बहुत सारे टूल्स चल गए हैं, तो ट्रैक्टर में लगा के उनको वो टूल्स का इस्तेमाल करके सॉइल को पलट दिया जाता है और सॉइल लूज़ हो जाती है। अब लूज़ क्यों, क्योंकि रूट्स अंदर तक तभी पेनिट्रेट कर पाएंगी ईजिली जब सॉइल लूज़ होगी। पहला लूज़ करने का पहला फ़ायदा है ना, सॉइल को लूज़ करने का पहला फ़ायदा क्या है कि जो रूट्स होंगी वो ईजिली पेनिट्रेट कर पाएंगे और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। दूसरा फ़ायदा, वाटर भी ईजिली अब्जॉर्ब कर पाएगी सॉइल। तीसरा फ़ायदा, यानी कि जो भी एयर है वो अंदर जा पाएगी। एयर अंदर जा पाएगी तो इससे क्या है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ईजिली मिल पाएंगे। अब जैसे राइजोबियम होता है तो वो क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किस में,
सॉइल में मिक्स कर देता है ना, नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स कर देता है और फिर क्या हो जाता है, उसको प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब फायदे हैं लूज करने के। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, तो पहला ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली व्हेन इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल। सिंपल है कि एयर अंदर तक जा पाएगी ना, तो ईजिली वो ब्रेथ कर पाएंगे। उसके बाद क्या दे रखा है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली, तो वो तो अभी एक्सप्लेन किया था आपको कैसे करती है ना। ये चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। सो द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब लूजेंड सॉइल क्या करती है, हेल्प करती है किसकी, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो हैं उनकी ग्रोथ में। अब ये अर्थवॉर्म है या माइक्रोब्स हैं, इनको क्या चाहिए होता है, इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रेथ करने के लिए, तभी तो वो अंदर रह पाएंगे। अब सॉइल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, सॉइल जब हार्ड है तो वो अंदर कैसे रह पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर वो अंदर हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो प्लांट के ग्रो करने में उसकी हेल्प करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, है ना। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, इनको क्या बोला जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अब क्वेश्चन ये इस तरीके से भी आ सकता है, दीज ऑर्गेनिजम्स यानी कि अर्थवॉर्म्स या माइक्रोब्स को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है, क्यों, वाई, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल को ये खुद भी लूज करते हैं, है ना, सॉइल को खुद भी लूज करते हैं, और जिससे कि एयर अंदर तक एंटर कर पाए, तो इसलिए इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है। सिंपल है, ठीक है। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज इन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट, वो तो ये करते रहते हैं माइक्रो। अब जैसे मान लीजिए कोई सड़ी गली चीज़ अगर खेत में पड़ी हुई है ना, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तो उसको वो डिकम्पोज करेंगे, कौन करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करते हैं, और जब डिकम्पोज कर देंगे तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स उसके सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, और उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन प्लांट के द्वारा कर लिया जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए भी फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर इनको बोला जाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंट, अभी आपको बताया था कि जिससे कि 3 अभी कारण बताए थे, इसके 3 फायदे बताए थे, ठीक है। सो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सॉइल बनी कैसे है, क्योंकि पहले क्या मैग्मा बाहर की तरफ आया, वो जम गया, इकट्ठा हो गया, फिर वेदरिंग प्रोसेस हुई, तो उसी रॉक से तो सॉइल बनी है ना। आपको मालूम होगा कि 100 साल में 100 साल तक जब वेदरिंग चलती रहती है, तब जाके 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर बन पाती है सॉइल की, है ना। कितनी पतली, कितनी थिन लेयर है, ओनली 1 सेंटीमीटर इन 100 ईयर्स। तो वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा ये रॉक्स के ही टूटने फूटने से बनती है। तो मिनरल्स तो इसमें होंगे, पहली बात। सेकेंड, वाटर, तो रेनफॉल हो रहा है तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। भाई पानी ज़मीन पे ही तो गिरता है ना, ऐसा तो है नहीं कि पानी गिरा आसमान में ही और ऊपर तक आधी दूर तक आया और बाय करके ऊपर ही ऊपर चला गया, नथिंग इज सो, नीचे तक गिरता है ना पूरा, तो वाटर। थर्ड इज़ एयर, तो एयर अंदर की तरफ, अब उतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉइल जब लूज़ होती है तो वो अंदर तक एयर उसमें एंटर कर पाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये भी प्रेजेंट होता है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. So these are some microorganisms which are present in the soil, and they help in what? In decomposing the plants and animals which are dead. अगर ऐसा ना होता, मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो क्या होता भाई? अगर एक भी माइक्रो, अब जैसे भैंस मर जाती है, गाय मर जाती है, कुत्ते मर जाते हैं, कोई भी मर जाता है ना, तो इनको ये डिकम्पोज कर देते हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये ना होते तो ढेर लगे होते, ये भैंस का पहाड़ है, ये गाय का पहाड़ है, ये गधे का पहाड़ है ना, इंसानों के भी पहाड़ होते। सिंपल है कि नहीं है?
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये आपको समझ में आया होगा। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. So what happens that if any animal is dead, so these microorganisms decompose that, and those nutrients are broken down into simpler forms and mixed into the soil, and these nutrients are absorbed by the plants and utilized, and after that what will happen that these nutrients will be utilized by the plants, and after that plants are utilized by the humans or other animals, and human and other animal will die and that will decompose. So this is the cycle which will be continue and continue and continue. समझ में आ गया होगा ना, कितना आसान था। आगे देखते हैं। Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वही सॉइल है, उसके नीचे भी सॉइल तो काफ़ी मोटाई तक ऊपर वाली ही क्यों ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पत्ते गिरेंगे, एनिमल्स मरेंगे, कुछ भी होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो फिर न्यूट्रिएंट्स ऊपर की ही लेयर में होते हैं, है ना। नीचे तक ज़्यादा, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं। सो टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स plant growth. Turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अब सॉइल को आप टर्न कर देंगे ऊपर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंदर तक खोद के आप टर्न कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऊपर के लेयर को ही आप टर्न कर देंगे। तो अब ऐसा हो जाता है कहीं पर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पर कम हो जाते हैं, नीचे की तरफ कुछ लीच कर जाते हैं। लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, पानी जब आप डाल देते हो तो पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी नीचे की तरफ चले जाते हैं, बह के नीचे चले जाते हैं, तो उसको हम लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू अंदर की तरफ चले गए हैं तो वो भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे जब आप सॉइल को पलट देते हो, है ना, टर्न कर देते हो। तो ये फ़ायदा और है सॉइल को टर्न करने का, फ्लो करने का। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तब से यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज़ वेरी ईजी। सो दिस इज़ डन बाई यूजिंग ए प्लो। एक प्लो होता है इस तरीके, अब तो ट्रैक्टर में लगा के बहुत सारे टूल्स बन गए हैं, उस टाइम पे प्लो होता था कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, ये प्लो है। आगे देखते हैं। प्लोस आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। तो लकड़ी का बना होता है पूरा, ये जो अभी आपको बना के दिखाया था ये पूरा किसका बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है इस तरीके से। और यहाँ पर आयरन का यहाँ पर आयरन की टिप होती है जिससे कि ईजिली ये खोद सके। लकड़ी से तो खोद नहीं पाएगा क्योंकि लकड़ी टूट जाती है ईजिली, है ना। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, और उनको भी तोड़ना जरूरी हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। लेवलिंग द सॉइल इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। नाउ क्वेश्चन इज हियर दैट व्हाट इज लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? लेवलिंग में क्या होता है कि जब खेत को प्लो किया जाता है तो उसके साथ साथ कहीं पर खेत ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है, तो उसको लेवल कर देना, है ना। तो दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। क्योंकि पानी, अब जैसे आपने लेवलिंग नहीं की तो एक जगह गड्ढा हो गया, एक जगह ऊंचाई हो गई, तो वहाँ पानी पहुँच ही नहीं पाएगा और एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, भर जाएगा। तो जहाँ भर गया वहाँ भी क्रॉप नहीं होगी, जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ भी क्रॉप नहीं होगी। तो ना यहाँ के रहे आप, ना वहाँ के रहे, इसलिए उसको लेवल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। एक लेवलर होता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द soil before tilling, so this helps in proper mixing of manure with soil, so the soil is moistured before sowing. अब इसमें होता क्या है कि फील्ड ऐसे खाली छूटा हुआ है, उसमें अब कोई क्रॉप नहीं है, तो पहले ही उसमें ऊपर मैन्योर डाल दिया जाता है ना। उसके बाद उसको फिर क्या कर दिया जाता है, प्लो कर दिया जाता है। तो जो मैन्योर है वो सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये काफ़ी आसान है। तो फर्स्ट वीडियो में इतना ही, इसके लगभग 2 या 3 वीडियो बनेंगे, तो उसमें ये पूरा चैप्टर होगा। और ये चीज़ आज स्टार्ट की है और ये कंटिन्यू रहेगी। आपका सपोर्ट चाहिए, और आपका सपोर्ट क्या है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है।
भाई सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं करोगे तो भाई हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।